नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए समझ सकते हैं आप बंगाल की बात होने वाली है क्योंकि बंगाल में 42 की गुत्थी है जो बहुत ज्यादा फंसी हुई है। चुनावी चौसर लेकिन लगातार बिछाया जा रहा है। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो लेकिन सभी पार्टियां चुनावी मोड में है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या फिर विपक्ष हो, सभी सियासी समीकरण बैठाने में जुटे हैं। दिल्ली जीत के लिए सबके सामने हालांकि अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने है। यह चुनौती है सीट शेयरिंग को लेकर। दिल्ली से महाराष्ट्र तक, बिहार से लेकर के बंगाल तक इंडिया के नेता लगातार मंथन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल को लेकर ही है, जहां से आती हैं कुल मिलाकर के 42 सीटें। और इस बंटवारे को लेकर दीदी के तेवर जो है वो बहुत तल्ख है। 42 में से ममता दीदी 40 सीटों पर अपनी दावेदारी, टीएमसी की दावेदारी ठोक रही हैं और इसकी वजह से वहां गठबंधन पार्टियों में ही तल्खी बढ़ने लगी है। सीट बंटवारे से पहले ही ममता दीदी ने आरोप लगाया है बंगाल में उन्हें कांग्रेस और वाम से लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज ये कि 24 के लिए बंगाल की 42 सीटों की गुत्थी सुलझेगी कैसे। तो आज अगले आधे घंटे में बंगाल की राजनीति का पूरा विश्लेषण आपके सामने हम रखने वाले हैं। देखिए, बांग्ला अमर माँ, बांग्ला अमर अम्मा, बांग्ला अमर मदर, बांग्ला अमर गौरव, बांग्लार माटी खाटी। बंगाल में 24 के चुनाव के लिए जितनी तेज तैयारी हो रही उससे ज्यादा तेज वहां जुबानी जंग भी चल रही। जिस टीएमसी और कांग्रेस पर सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी है, वही दोनों सीट की संख्या को लेकर एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं के साथ मंथन हो रहा है, जितना जल्दी हो सके सीट शेयरिंग का संकट खत्म हो। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की जमीन पर इंडिया में ही शामिल टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं के बीच घमासान जारी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 42 सीटों वाले बंगाल में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए जिस राज्य में सीटों की साझेदारी सबसे मुश्किल दिखती है वो पश्चिम बंगाल ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दीदी बंगाल कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं। क्या 2 सीट देगी वो? 2 सीट तो हमारे ही है। वो क्या नई तरीके से क्या देगी? वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिसमें गुस्सा आते हैं ममता जी वो कम नहीं करती है। बंगाल में इंडिया गठबंधन का 3 सेंटर है, कांग्रेस, वाम और टीएमसी। पिछले चुनाव के नतीजों के हिसाब से टीएमसी की दावेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस और वाम के अपने अपने तर्क हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की 42 में से करीब 40 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला हुआ। टीएमसी ने 22 सीटें जीती, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आईं, जबकि वाम 0 पर रहा। इसलिए ममता कह रही हैं कि वो कांग्रेस को महज 2 सीटें देने के पक्ष में है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं। दीदी के इस तेवर की वजह से बंगाल में इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ममता ये भी आरोप लगाती हैं कि वो देश भर में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही, लेकिन बंगाल में उन्हें वाम और कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा। इसी वजह से इंडिया सीट बंटवारे में बंगाल की भूमि सबसे मुश्किल होती जा रही। हालांकि कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर यह साफ कह चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए दिल खोलकर और मुंह बंद करके फैसला करेंगे, लेकिन बंगाल में चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, बड़ा सवाल है। तो ये दीदी है कि मानती नहीं, और दीदी 42 में से महज 2 सीटों की बात कर रहे हैं, यानी कि चुनौतियां खड़ी कर दी हैं दीदी ने ही। बीजेपी से लड़ेंगे बात की बात, पहले खुद में लड़ाई हो रही है। तो क्या चुनौती है दरअसल बंगाल में? जो सबसे बड़ी चुनौती, आप किसी भी राज्य को उठा लीजिए, अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ है तो वो है बंगाल। और कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, बंगाल में ये जो चुनौती है इंडिया की, वो देखिए
ममता लेफ्ट के साथ जाना नहीं चाहती, सबसे बड़ी बात तो यही हो रही है। दरअसल टीएमसी की पूरी राजनीति को अगर आप काफी पहले से देखें तो लेफ्ट के खिलाफ ही रही है। जब लेफ्ट को उखाड़ फेंका था बंगाल से दीदी ने, ममता इंडिया में है लेकिन वाम दलों के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि 2019 में सीपीएम के उम्मीदवारों को 5 सीटों पर महज 10% या फिर इससे कुछ ज्यादा वोट मिले, लेकिन इनमें से 4 सीटें जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, श्रीरामपुर, बर्धमान पूर्व में टीएमसी की जीत हुई थी, जबकि बर्धमान दुर्गापुर की जो सीट थी वो बीजेपी के खाते में चली गई थी। और इसी वजह से गई थी दीदी ये मानती है, क्योंकि वहां पर वाम था। और आंकड़े ये कहते हैं कि ममता ग्राउंड पर काफी मजबूत है। ममता का मानना है कि वाम के साथ आने पर उन्हें सीट शेयर करना पड़ेगा, इसका सीधा सीधा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा और उम्मीदवार हार जाएंगे। अब दूसरी बड़ी चुनौती क्या है इंडिया गठबंधन के सामने, वो देखिए। कांग्रेस को सम्मानजनक सीट देने की चुनौती बनी हुई है कांग्रेस में। दरअसल बंगाल में कांग्रेस के लिए ममता को मनाना ही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पिछले आंकड़ों और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें तो ममता कांग्रेस को लिमिटेड सीटें देना चाहती है, वो भी 42 में से महज 2। कौन कौन सी? बहरामपुर है और मालदा दक्षिण की सीट है, जहां कांग्रेस 19 में जीती थी, जबकि राज्य की 34 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे उनको 10% से भी कम वोट मिले थे। यह बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को 10% से भी कम वोट मिले थे और इनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को 2% के आसपास ही वोट मिले थे। और इसलिए टीएमसी कांग्रेस को महज वो 2 सीटें देना चाहती है जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट्स जीते थे। अब तीसरी चुनौती की बात कर लेते हैं। देखिए, ममता की कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से भी नाराजगी। इनमें सबसे मुखर, सबसे बड़ा चेहरा कौन? भीतर खाने। दरअसल ये खबर भी है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से नाराजगी है दीदी की, और सबसे बड़ी नाराजगी अधीर रंजन चौधरी को लेकर, जिनको सुना भी आपने, जो ममता बनर्जी पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवाते। फिलहाल अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से ही सांसद हैं, और जाहिर है एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और ममता बनर्जी के बीच रिश्तों की ये तल्खी भी दोनों दलों के बीच गठबंधन के रास्ते में बड़ी रुकावट मानी जा रही है, और इनको पाटना सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि वक्त भी कम है। बंगाल की राजनीति 4 पार्टियों पर घूमती है, लेफ्ट, टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन मौजूदा वक्त में टीएमसी और बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, यानी मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। अगर विधानसभा के नतीजों को देखें तो ममता मजबूत स्थिति में है, लेकिन 2019 लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी से कड़ा मुकाबला है। ऐसे में इंडिया गठबंधन नहीं चाहता है कि बंगाल में वाम, कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़े, जिसका सीधा और बड़ा नुकसान होगा, वोट का बिखराव होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अगर बीजेपी को हराना है तो सीट शेयरिंग को बेहद सधे तरीके से सुलझाना होगा, नहीं तो वोटों का बिखराव का खामियाजा इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ेगा। रस्सी खींचे तानी वाली ये लड़ाई होगी और ये बहुत टफ लड़ाई होगी। फिर भी अगर ये लोग लड़ पाते हैं ठीक से और उन मुद्दों को कम प्रभाव करके अपने सही मुद्दों को अगर उजागर कर पाते हैं तो रहेगा। हिंदुत्व का मुद्दा तो कुछ हद तक है ही है, जो राम मंदिर का मुद्दा है इसका प्रभाव कुछ हद तक है। अब इनके उनका रणनीति है कि वो गठबंधन कितना हद तक कर पाए, क्योंकि मुस्लिम वोट देखिए सीपीएम के पास भी है बहुत हद तक, नौसाद वो भी है, कांग्रेस के पास भी कुछ वोटर उत्तर बंगाल में तो है ही। तो इस तरह गठबंधन अगर बिखरता है या टूटता है तो इससे भाजपा को फायदा होगा और इंडिया को नुकसान होगा। ये माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पास मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है, जो कि 27% के करीब है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उसके मुस्लिम वोट शिफ्ट हुए। कांग्रेस का दावा है कि ये वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, इसलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाए ताकि मुस्लिम वोटों का विभाजन ना हो सके। वो लेफ्ट के साथ कतई नहीं जाना चाहती। ममता जानती है कि तीनों के एक साथ आने से उनके ही हिस्से की सीट का नुकसान होगा, इसलिए लिमिटेड सीटों के साथ कांग्रेस के साथ तो तैयार हैं, लेकिन लेफ्ट के साथ नहीं। दरअसल पिछले 1.5 दशक से बंगाल में ममता बनर्जी जी का ही राज है। उन्होंने ऐतिहासिक जीत के साथ 2011, 2016 और फिर 2021 का विधानसभा चुनाव जीता, यानी बंगाल की जनता ने ममता पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसके दम पर ममता ने मोदी लहर को बंगाल के बॉर्डर पर 2014 लोकसभा और 2016 विधानसभा में रोक दिया। लेकिन 2019 में पहले से ज्यादा वोट शेयर के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में धमाकेदार जीत दर्ज की। उसके बाद एक बार फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन तो किया, लेकिन वो दीदी के विजय रथ पर ब्रेक नहीं लगा पाई। बावजूद इन सब के मोदी की पार्टी ने बंगाल में लगातार पहले से ज्यादा बेहतर और बेहतर प्रदर्शन किया।
जिसका एक चेहरा यह भी है कि बंगाल में अब कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई का सोपड़ा साफ होता जा रहा। ये पार्टियां सिमटती जा रही और इसी का फायदा उठाकर बीजेपी और टीएमसी ने सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ाया है। बल्कि 2024 में भी बंगाल में अब सीधी लड़ाई इन्हीं दो पार्टियों के बीच होती नजर आ रही। बीजेपी ने 35 का टारगेट रखा है। ऐसे में ममता सीट बंटवारे को ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहती। तो दीदी फिलहाल की स्थिति में टस से मस होने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्हीं को मनाना सबसे बड़ी चुनौती है। अब आपको हम बंगाल का सियासी समीकरण भी समझा देते हैं, किस प्रकार का रहा था, कैसे दो चुनावों के बीच कितना अंतर आया, पार्टियों की जीत और हार के बीच। आइए ये देखिए, कुल मिलाकर के 42 सीटें जैसा हमने आपको बताया बंगाल में आती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2014, ये कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले टीएमसी देखिए 2019 में 22 सीटें, जबकि 2014 में आप देख सकते हैं 34 सीटें थी, यानी सीधा सीधा यहां पर नुकसान टीएमसी को। 18 सीटें बीजेपी ने 19 में जीती, जबकि महज 2 सीटें 2014 में जीती थी बीजेपी ने। 2 से ये 18 पर पहुंचे। यहां देखिए कांग्रेस पहले 4 2014 में, फिर हाफ पर रह गए, 2 सीटें मिली। वाम की बात करें, सुपड़ा साफ हो गया, 2 पर थे 2014 में, और लेफ्ट 0 पर चला गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो कुल ये जो 42 सीटों का समीकरण है, इन सीटों के लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं ममता बनर्जी क्यों इस फाइट को बीजेपी बनाम टीएमसी ही रखना चाहती हैं और सीटों पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। कारण जो है वो साफ साफ नजर आता है। 2014 और 2019 के बीच अगर किसी पार्टी को फायदा यहां पर हुआ तो वो पार्टी है भाजपा। ये देख सकते हैं आप, 2 और 18 पर पहुंच गई 5 सालों के भीतर भाजपा, जबकि मां माटी मानुष का नारा दिया ममता दीदी ने। इसके बावजूद अपने घर में दीदी को न सिर्फ वोट शेयर का नुकसान हुआ, बल्कि सीटों का भी जबरदस्त रूप से, क्योंकि 12 सीटों का नुकसान सीधा सीधा, इसे छोटा मोटा नुकसान नहीं कहा जाएगा। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस आ गई 4 से, और अब तो यही 2 सीटें कह रही हैं दीदी की, यही 2 सीटों आप ले लो, ये 2 सीटें हम दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और सीट नहीं मिलेगी, जिस पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, और लेफ्ट तो कहीं गिनती में भी नहीं है दीदी के लिए। यानी अब ऐसा क्या हुआ कि अन्य दलों की अपेक्षा फायदा अगर हुआ तो सिर्फ बीजेपी को और नुकसान बाकी पार्टियों को। अगर इस लिहाज से आप समझने की कोशिश करें तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं, आखिर इसके पीछे वो कौन से आंकड़े रहे, वो कौन से कारण रहे। तो जो आंकड़े नजर आते हैं वो ये बताते हैं कि ध्रुवीकरण का सीधा फायदा भाजपा को हुआ। कैसे, अब वो भी देख लीजिए, और यही कंपैरिजन आपको बता देगा। बीजेपी को दरअसल हिंदू वोटर्स का साथ मिला, आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए 2019 की फाइट को देखिए, हिंदू वोट 57% बीजेपी के खाते में गया, जबकि मुस्लिम वोट भी मिला, 4% के करीब मुस्लिम वोट मिला 2019 में। और बंगाल में बीजेपी ने यही कारण कि हिंदुत्व का मुद्दा इससे समझते हुए जमकर भुनाया था, लेकिन एक कमी रह गई थी। वो कमी थी स्थानीय हिंदुत्व और राष्ट्रीय हिंदुत्व में तालमेल की कमी। और इसके बावजूद हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़े गए चुनाव में मजबूती से भाजपा ने दस्तक दी और बीजेपी को हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन मिला, जो कि 57 तक गया। वो जो गैप था स्थानीय और राष्ट्रीय हिंदुओं का, वो अगर भरपाई होती तो ये मार्जिन और ज्यादा बढ़ता। अब देखिए मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं। 2019 में टीएमसी के साथ कैसे गए। हिंदू वोट मिला 32%, ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को मुस्लिम वोट 60%। बंगाल में दरअसल टीएमसी की लीड का एक कारण यह भी माना जाता है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया था उस दौरान। यह पॉलिटिकल बाइनरी की जीत मानी गई। मतलब ममता मुसलमानों के बीच यह संदेश फैलाने में कामयाब रही थी कि वोट टीएमसी को करो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, जिसने सीधा टीएमसी को तो फायदा पहुंचाया। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी के साथ साथ नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट को भी हुआ। बंगाल के लिए इंडिया गठबंधन के सामने बस एक ही चिंता है, क्योंकि एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा बंगाल की राजनीति में काम करता है वो है मुस्लिम फैक्टर। चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, हर चुनाव में जिस तरफ ये फैक्टर जाता है वो चुनाव जीत जाता है। एक समय था जब मुस्लिम वाम दल के साथ था, कांग्रेस के भी पाले में रहा, लेकिन करीब पिछले 2 दशक से मुस्लिम वोटर टीएमसी पर ज्यादा भरोसा जता रहे। उसका असर साफ दिखाई देता। बीजेपी के सामने इसकी भी चुनौती। हालांकि पिछले लंबे समय से बीजेपी ने यहां हिंदुत्व का कार्ड खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुस्लिम वोट बिखरने न पाए। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না।
আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। হিন্দু ধর্ম বিবেকানন্দ শিখিয়েছে। হিন্দু ধর্ম মানে রক্ষাকালী, হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী, ভবতারিণী মা, ভুবন। आपको बता दें कि राज्य में अल्पसंख्यकों की संख्या 30% बताई जाती और बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि जब तक ये छिटकेगा नहीं और हिंदू वोटों की गोलबंदी नहीं होगी तब तक यहाँ जीत पाना मुश्किल है। पिछले चुनाव में एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाए थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ। यही वोटर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। बंगाल के मुसलमान जिस तरफ जाएंगे चुनावी पलड़ा उसी पार्टी का भारी होगा। कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ सालों में मुस्लिम मतदाता उसकी तरफ आए, ऐसे में उसकी जमीनी पकड़ ज्यादा मजबूत है। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं, दरअसल ये जो वोट बैंक है जो इधर से उधर ना खिसके, मुस्लिम हिंदू वोट बैंक जिसको लेकर के बातचीत हो रही है, तो वो कैसे प्रभावी हो जाता है। राज्य में अगर आप समझें तो लोकसभा की 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से लेकर के 60% तक मुस्लिम आबादी है। राज्य की 16 से 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें कौन कौन सी सीटें आती हैं वो आपको अब समझा देते हैं हम, कैसे इसका असर पड़ता है, क्योंकि 16 से 18 सीटें मायने रखती हैं। अगर बंगाल जीतना है या बंगाल में चाहे लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव हो, अपना दमखम दिखाना है तो देखिए उत्तर बंगाल की पहले सीटें समझिए। रायगंज, कुछ बिहार, बालूरघाट, इसके अलावा मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, ये सीटें उत्तर बंगाल से आती हैं जहां पर प्रभाव माना जाता है मुस्लिम वोटरों का। अब अगर हम बात दक्षिण बंगाल की करें तो वहां पर देखिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी सीटें हैं जो अहम हो जाती हैं। डायमंड हार्बर है, उलबेड़िया है, हावड़ा, इसके अलावा बीरभूम, तुमलुक और जयनगर, ये सीटें भी हैं। और ये दक्षिण बंगाल की सीटें हैं जहां पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम आबादी वाली इन 17 सीटों में से एक भी अपने पाले में नहीं कर पाई थी, लेकिन जब 2019 का चुनाव आया लोकसभा तो बीजेपी ने रायगंज, कूच बिहार, बालूरघाट, मालदा उत्तर, ये जो तमाम इलाके हमने आपको दिखाए उनमें से कुछ सीटें मुस्लिम आबादी वाली 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की बीजेपी ने। और ये बदलाव की ओर इशारा है जिससे बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को पंख लगता है और ममता बनर्जी इन्हीं पंखों को कतरने की कोशिश में लगी हैं। और उनका यह मानना है कि अगर बिखराव होगा तो घाटा सिर्फ और सिर्फ चाहे गठबंधन या टीएमसी को ही होगा। लेकिन बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अब भी यह सवाल बड़ा है कि इंडिया गठबंधन में बंगाल को लेकर किसकी चलेगी। ममता बनर्जी क्या अपनी बात मनवा पाती हैं या कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज न करना उनके लिए गठबंधन से बाहर होने की दिशा तय कर सकता है। क्योंकि हालांकि ये ममता दीदी है जिनके लिए मशहूर भी है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए न्यूज़ 24।